नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं भारत और भारत के भूगोल के संदर्भ में बात कर रहे थे और आज अपन इसी टॉपिक में देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार का अर्थ है कि जो भारत है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है और इस विस्तृत क्षेत्र में जो उत्तर से दक्षिण का जो अक्षांशीय विस्तार है उसके संदर्भ में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार की। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों दो बिंदुओं से प्रारंभ होता है, एक तो भारत के दक्षिणतम बिंदु से और एक प्रारंभ होता है भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु से। तो संपूर्ण भारत के संदर्भ में बात की जाए तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत रहता है। यानी कि जो भारत है इसे भारत का जो निम्न अक्षांशीय मान है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है और उच्च अक्षांशीय मान होता है वो होता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। दोस्तों मैं दक्षिण में भी उत्तरी अक्षांश लिख रहा हूं और उत्तर में भी उत्तरी अक्षांश लिख रहा हूं। इसका मूल कारण क्या है कि ये जो स्थलखंड है ये उत्तरी गोलार्ध में है अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले स्थलखंड का चाहे उत्तरी बिंदु हो चाहे दक्षिणी बिंदु हो उसका अक्षांशीय मान किसमें ज्ञात किया जाता है? उत्तरी अक्षांश में ही ज्ञात किया जाता है। इसीलिए यहां से उत्तरी अक्षांश से दक्षिणतम बिंदु का भी उत्तरी अक्षांश है और उत्तरी बिंदु का भी उत्तरी अक्षांश है। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत के दक्षिणी बिंदु का अक्षांशीय मान कितना होता है। हर स्टूडेंट को ये याद रहता है कि यहाँ पर यानी कितने डिग्री से प्रारंभ होता है? 6 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है और वहां पर देखते हैं कि दक्षिणी बिंदु के संदर्भ में बात कर रहे हैं और फर्स्ट ऑप्शन दे दिया जाता है 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश और स्टूडेंट उसी को क्या कर देते हैं? सही कर देते हैं। वो हमेशा स्टूडेंट यानी कि दोस्तों गलत हो जाता है और गलत होने का मुख्य कारण ये है कि वहां पर जो स्थलखंड है वो उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए वहां पर आएगा उत्तरी अक्षांश से आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि जो भारत है ये कितने अक्षांशों के अंदर विस्तृत है। यानी कि इस 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य कितने अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। तो इसको निकालने का एक ट्रिक होता है कि उच्च अक्षांशीय मान माइनस निम्न अक्षांशीय मान, तो टोटल अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा कितने अक्षांशों में स्थित है। तो उच्च कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट है और माइनस 6 डिग्री 4 मिनट है। तो उच्च से निम्न निकालते हैं तो संपूर्ण भारत का आ जाता है 31 डिग्री और 2 मिनट, 31 डिग्री 2 मिनट। दोस्तों यहाँ पर न उत्तरी अक्षांश आएगा न दक्षिणी अक्षांश आएगा, यहाँ पर मात्र क्या आएगा दोस्तों? अक्षांश आएगा। क्या आएगा? अक्षांश। यानी कि इसका अर्थ है कि अगर यहाँ पर उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश हो जाता तो एक ये लाइन नुमा आकृति हो जाती है कि यहाँ से ये अक्षांश गुजरता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ से लेकर यहाँ के मध्य कितने अक्षांश स्थित है। तो 31 डिग्री और 2 मिनट, 31 डिग्री और 2 मिनट अक्षांशों में विस्तृत है। अब अपन बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि के संदर्भ में, और अगर मुख्य भूमि के संदर्भ में बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ से यानी कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, तो यहाँ से प्रारंभ होकर इंदिरा कोल तक अक्षांशीय विस्तार होता है। तो दोस्तों अगर मुख्य भूमि के संदर्भ में बात करें तो मुख्य भूमि के संदर्भ में आता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। यानी कि भारत की जो मुख्य भूमि होता है इस मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट से अर्थात कन्याकुमारी से प्रारंभ होता है और कहां तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश अर्थात इंदिरा कोल के मध्य। कि ये कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कोल के मध्य यानी कि जो अक्षांशीय विस्तार है ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु का अक्षांशीय विस्तार, तो दक्षिणी बिंदु का अक्षांशीय विस्तार आएगा दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट यानी कि उत्तरी अक्षांश से। और कंपटीशन में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के उत्तरी बिंदु का अक्षांशीय मान कितना होता है, तो 37 डिग्री 6 मिनट
यानी कि उत्तरी अक्षांश से। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का निम्न अक्षांशीय मान कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। यानी कि भारत की मुख्य भूमि का या संपूर्ण भारत का उच्च अक्षांशीय मान कितना होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन यानी कि आंसर आता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से आता है। इसके बाद में हम दोस्तों देखते हैं कि कई बार कंपटीशन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन आता है इंदिरा कोल का अक्षांशीय मान कितना है, तो आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। कन्याकुमारी का अक्षांशीय मान कितना है, तो आ जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। कई बार पूछ लिया जाता है इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय मान कितना है, तो आ जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जो ये अक्षांशीय मान आया था दोस्तों, ये अक्षांशीय विस्तार आया था, यह आया था संपूर्ण भारत का। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय यानी कि विस्तार कितना है, ये तो आया था संपूर्ण का। तो मुख्य भूमि का वही बात है कि 37 डिग्री 8 यानी 37 डिग्री 6 मिनट। हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं हम कि जो भारत की मुख्य भूमि है ये कुल कितने अक्षांशों में स्थित है। जिस प्रकार मैंने ये बताया था कि 31 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों के अंदर संपूर्ण भारत स्थित है, उसी प्रकार भारत की मुख्य भूमि भी ये अक्षांशों में कितने अक्षांशों में विस्तृत है, तो इसके संदर्भ में अपन बात करते हैं। दोस्तों इसके लिए यानी कि निकालने के लिए जो ट्रिक होता है वही होता है उच्च अक्षांशीय मान माइनस निम्न अक्षांशीय मान। तो उच्च है 37 डिग्री 6 मिनट माइनस 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत की मुख्य भूमि 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों के अंदर विस्तृत है। अक्षांशों के अंदर विस्तृत है कि जो भारत की मुख्य भूमि है ये 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों के अंदर विस्तृत है। जैसे अक्षांशीय विस्तार कंप्लीट होता है उसके बाद में आता है, बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, उसको किस नाम से जाना जाता है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है, और इसका सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में रहता है और सबसे कम विस्तार कौन से राज्य में रहता है। तो दोस्तों भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरता है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। दोस्तों ये कर्क रेखा बिल्कुल मध्य से लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। दोस्तों ये जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, एक सूत्र आता है 6 मित्र झाग पर मरे। दोस्तों इसका सूत्र आता है 6 मित्र झाग पर मरे। 6 यानी छत्तीसगढ़, मी यानी मिजोरम, त्र यानी त्रिपुरा, झा यानी झारखंड, ग यानी गुजरात, प यानी पश्चिमी बंगाल, र यानी राजस्थान और म यानी मध्य प्रदेश। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्रमबद्ध देखते हैं अपन। सबसे पहले ये पाकिस्तान से प्रवेश करती है और पाकिस्तान से प्रवेश करने के पश्चात ये गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात के बाद में ये राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। दक्षिणी भाग से ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ में जाती है। छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड में जाती है। झारखंड के बाद में ये पश्चिमी बंगाल में जाती है। पश्चिमी बंगाल से ये यानी कि पड़ोसी राष्ट्र किसमें चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश के बाद में ये त्रिपुरा में आती है और त्रिपुरा के बाद में ये मिजोरम में आती है। दोस्तों इसका विस्तार 8 राज्यों से होकर यानी कि गुजरता है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश में, सबसे कम विस्तार राजस्थान और त्रिपुरा में पाया जाता है। कितने राज्यों से, बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा का अक्षांशीय मान कितना है, तो 23 डिग्री यानी कि 30 मिनट उत्तरी अक्षांश किस नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सर्वप्रथम विस्तार किस राज्य में फैलाती है,
यानी कि ये फैलाती है। गुजरात में सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे कम विस्तार किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात यानी कि इसे जो कर्क रेखा है इसके ऊपर जो स्थित सबसे बड़ा शहर, इसे कर्क रेखा पर स्थित सबसे बड़ा शहर या राजधानी कौन सी है? कराची है। कौन सी है? कराची। ठीक है, कराची इस कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो भोपाल है ये भी इसी कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला आता है कि सूर्य की किरणें कहां सबसे सीधी पड़ती हैं और कहां सबसे तिरछी पड़ती हैं। दोस्तों, निम्न अक्षांशों पर सूर्य की किरणें सीधी होती हैं, लंबवत होती हैं, और जैसे जैसे अक्षांशों में वृद्धि होती है इसके कोण के मान में वृद्धि होने लग जाती है, अर्थात ये क्या होने लग जाती है? तिरछी हो जाती है। तो सबसे सीधी कहां रहती है? सबसे सीधी संपूर्ण भारत के संदर्भ में बात करें तो सबसे सीधी पड़ती है इंदिरा पॉइंट पर। कहां पड़ती है? इंदिरा पॉइंट पर। अगर भारत के मुख्य भूमि के संदर्भ में पूछा जाए तो किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। और तमिलनाडु राज्य के कौन से स्थान पर? तो कन्याकुमारी स्थान पर। यानी कि सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती हैं। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती हैं? तो वो होता है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यानी कि इसके बाद में दोस्तों आता है तिरछी। तो तिरछी में आता है सबसे तिरछी उच्च अक्षांशों पर पड़ती है। तो सबसे उच्च अक्षांशों पर स्थित राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर राज्य है। और जम्मू कश्मीर का भी कौन सा स्थान है? इंदिरा कोल नामक स्थान है जहां पर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में बात की जाए तो दिल्ली है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश पर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती हैं। इसके बाद में वी मोस्ट क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के लगभग मध्य में सूर्य की यानी कि लंबवत स्थिति किस दिनांक को होती है? तो दोस्तों कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है। कितने जून को? 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। और 21 जून को भारत का सबसे बड़ा दिन, सबसे गर्म दिन व सबसे छोटी रात होती है। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। जैसे ही इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भारत के कटिबंधों के संदर्भ में, कटिबंध का अर्थ होता है दोस्तों सूर्य की स्थिति, तापमान और वायुदाब। सूर्य की स्थिति, तापमान और वायुदाब के आधार पर जो ग्लोब को अलग अलग भागों में बांटा जाता है उसे कहा जाता है कटिबंध कहा जाता है। कि जो ग्लोब होता है वहां पर जो सूर्य की स्थिति होती है, वायुदाब होता है और तापमान होता है, उसके आधार पर जहां पर अधिक तापमान है, कहां पर मध्य तापमान है, कहां पर निम्न तापमान है, तो जो अधिक तापमान है उसको उष्ण कटिबंध में शामिल कर लिया जाता है, जहां पर मध्य तापमान है उसको शीतोष्ण कटिबंध में शामिल कर लिया जाता है, और जहां पर निम्न तापमान है उसे शीत कटिबंध में शामिल कर लिया जाता है। और जहां पर न अधिक न कम है वहां पर एक उपरूपीय कटिबंध पाया जाता है, वो उपोष्ण कटिबंध होता है। तो भारत के संदर्भ में बात करें दोस्तों, भारत के संदर्भ में कटिबंध दो प्रकार के होते हैं। कटिबंध कितने मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर पे होता है मुख्य रूपीय कटिबंध होता है दोस्तों उष्ण कटिबंध, और दो नंबर पे होता है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध मुख्य रूप से दो कटिबंध होते हैं, एक होता है उष्ण कटिबंध और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन दोस्तों एक उपरूपीय कटिबंध पाया जाता है, तीसरा कटिबंध, यानी कि उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के मध्य एक उपरूपीय कटिबंध का विस्तार होता है। उस उपरूपीय कटिबंध को कहा जाता है दोस्तों उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध कहा जाता है? उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये जो उपोष्ण कटिबंध है दोस्तों, इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में होता है। तो भारत में यहाँ पर कर्क रेखा का विस्तार पाया जाता है, और कर्क रेखा का विस्तार पाए जाने के कारण इस कर्क रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में कौन से कटिबंध का विस्तार पाया जाता है? उपोष्ण कटिबंध का विस्तार पाया जाता है।
अब बात करें कि उष्ण कटिबंध का विस्तार कहां पाया जाता है, उपोष्ण कटिबंध का विस्तार कहां पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार कहां पाया जाता है। दोस्तों जैसे ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। सबसे पहले बात करता हूं कि ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा। इन कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो पाया जाने वाला कटिबंध है दोस्तों, वो पाया जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध इन्हें कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पाया जाता है उष्ण कटिबंध। दोस्तों यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि भूमध्य रेखा से जो भारत की दूरी है वो 776 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक जो सूर्य होता है, यानी कि यहां से लेकर और कर्क रेखा, भूमध्य रेखा से लेकर कर्क रेखा के मध्य सूर्य की स्थिति लंबवत पाई जाती है। यहाँ पर सौर ताप और सौर प्रकाश का प्रभाव सक्रिय होता है और निम्न अक्षांशों का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा कटिबंध हो गया, इसके मध्य उष्ण कटिबंध हो गया। उष्ण कटिबंध के तुरंत बाद में आता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक रेखा तक और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक रेखा के मध्य पाया जाता है। कौन सा कटिबंध पाया जाता है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर कर्क रेखा और यहाँ पर मान लो कि आर्कटिक रेखा है, तो यहाँ के मध्य कौन सा कटिबंध पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार किस कटिबंध का भाग है, तो उष्ण कटिबंध का भाग है। और कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है उत्तर का विशाल मैदान व हिमालय पर्वत किस कटिबंध में स्थित है, तो आता है दोस्तों यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार है। अब जैसे बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में कौन सा कटिबंध का विस्तार पाया जाता है, वो होता है दोस्तों एक उपरूपीय कटिबंध होता है जिसका नाम है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जहां जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है वो राज्य कौन से कटिबंध में शामिल है, उपोष्ण कटिबंध में शामिल है। तो भारत के 8 राज्य कौन से कटिबंध में स्थित हैं, भारत के 8 राज्य, भारत के जो ये 8 राज्य हैं ये कौन से कटिबंध में स्थित है, उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। कंपटीशन में जैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता देता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन आता है राजस्थान लेवल पे, राजस्थान किस कटिबंध में है, तो वहां पर बताया जाता है उपोष्ण कटिबंध में है। दूसरा क्वेश्चन आता है राजस्थान का सर्वाधिक विस्तार कौन से कटिबंध में है, तो वहां पर बताया जाता है शीतोष्ण कटिबंध में। क्यों, क्योंकि भारत की दक्षिणी दिशा से होकर गुजरती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा, और कर्क रेखा के बिल्कुल उत्तर में कौन से कटिबंध का विस्तार पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध का, और इसके दक्षिण में पाया जाता है कौन से कटिबंध का विस्तार पाया जाता है, उष्ण कटिबंध का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंध राजस्थान में कम विस्तार पाया जाता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। और मुख्य रूप से कौन से कटिबंध का विस्तार पाया जाता है, उपोष्ण कटिबंध का विस्तार पाया जाता है। इसीलिए ये जो 8 राज्य हैं वो कौन से कटिबंध में स्थित है, उपोष्ण कटिबंध में। कौन कौन से, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन भारत का देशांतरित विस्तार के संदर्भ में बात करेंगे।